Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about chapter number 12 of 10th class waves. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं और कैसे वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है और हमारी डेली लाइफ में इनकी एप्लीकेशन क्या है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बेसिकली इन एरियाज को टच करेंगे, इन एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे और इन एरियाज के बारे में हम तमाम मालूमात जो है वो अखज़ करेंगे और इनके बारे में डिस्कशन होगी हमारी सारी। चलें स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको इसने क्या दिए हुए हैं, एसएलओ बेस्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमने इसमें ये प्रूव करना है कि ये एनर्जी को ट्रांसफर किस तरह से करती है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। ये बेसिकली वेव की डेफिनेशन भी है। वेव की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है डिफाइन वेव, तो आप उसके लिए ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। बट अगर हम इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की तरफ चलें तो वो डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है कि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस एनी मीडियम बाय द मीन ऑफ एनी फोर्स। अगर हम किसी फोर्स के जरिए से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं किसी मीडियम में, उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, वेव का नाम देते हैं। मैंने इस साइड पे लिखा भी हुआ है, आप इसको नोट भी करें, अपनी बुक्स के ऊपर साइड में लिखें भी। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन एनी मीडियम बाय अ फोर्स। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे आपको साउंड सुनाई दे रहा है। ये साउंड, क्योंकि साउंड वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है और ये वेव प्रोड्यूस हुई कैसे, जब मैंने इसके ऊपर टैप किया, यानी मेरे फोर्स लगाने से बेसिकली डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई है। तो ये फिनोमेना जो है इसको हम वेव कहते हैं। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाएंगी, वो हम नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर जाके डिस्कस करते हैं। सो आपके पास यहाँ पे वेरी फर्स्ट में स्टार्ट पेज पे उसने बताया हुआ है कि जनाब किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ वेव जो है वो एनर्जी को एक प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या करता है, एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। ये यूं समझ ले, फर्स्ट लाइन में उसने डेफिनेशन जो है वो आपको बताई हुई है। इसके अलावा उसने जो है वो डिफरेंट आपको एग्जांपल के जरिए से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। बेसिकली वो कहता है कि वाइटल रोल प्ले करती है, जितने भी हमारे एवरीडे लाइफ के फिनोमिना हैं उनके अंदर हम वेव का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देखें कि हम फोन पे कॉल करते हैं तो बेसिकली हमारी जो आवाज है, जो हमारे जो फोन से जो हम वॉइस बेसिकली भेज रहे होते हैं या हमारे बोलना जो है, ये सिग्नल के जरिए से जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, सिग्नल ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ये बेसिकली वेव के जरिए से ट्रांसफर हो रहे होते हैं। हमारे फोन से में एक डिकोडर लगा हुआ है, वो वेव को जनरेट करता है, डिकोड करता है और वो ट्रांसफर करता है हमारे नियर पे जो भी टावर लगे होते हैं, मोबाइल टावर से फिर वही हमारी वेव जो है वो जाती हैं इसके ऊपर, सेटेलाइट हमारे रिसीवर के एरिया के जो टावर है उसको कनेक्ट करता है। वहां से वो जो वेव्स हैं वो आपके नजदीक वाले जो टावर है उस तक पहुंचती हैं, जो भी रिसीवर है। फिर रिसीवर के फोन में रिसीवर का फोन उसको डिकोड करता है, डिकोड करके हमारी वॉइस जो है वो अगले बंदे तक पहुंचती है। अब ये सुनने में एक बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये विद इन माइक्रो सेकेंड परफॉर्म हो रहा होता है। आपने वॉइस करने के अगले ही सेकंड में अगले बंदे का जवाब आ रहा है, तो ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। उसकी मेन वजह जो है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे भी, उसकी मेन वजह वेव की स्पीड है। वेव जो है ये तमाम इनकी स्पीड जो होती है वो बेसिकली आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होती है वेव की। इस स्पीड से वेव मूव कर रही होती हैं। हमारे सिग्नल जो हमने यहाँ पे फोन पे बोलते हैं वो इस स्पीड से मूव करते हैं और वो अगले बंदे तक पहुंचते हैं और उनका रिप्लाई हम तक पहुंच जाता है। ये बेसिकली डेली लाइफ की हमारे पास एक बहुत जबरदस्त इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी हम डिफरेंट जो है वो जगहों पे इसकी इस्तेमालात हैं इसके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है वेव एंड नेचर ऑफ वेव। ठीक है, अ वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम दे कॉज द पार्टिकल विद इन it to vibrate. These vibrations allow energy to be transferred from one particle to the next. मैंने जो स्टार्ट में बात की
कि वेव जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस होती है एटम की वाइब्रेशन से, और वही वाइब्रेशन जो है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ये बेसिकली अगर हमारे पास सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो है वो एटम मौजूद है, आपने यहाँ पे फोर्स लगाई है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाई है, तो इनमें वेव प्रोड्यूस हुई, इसने एनर्जी इधर ट्रांसफर की है, इससे इधर, इधर और इधर, इस तरह से वेव जो है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। फिर वो कहता है कि जनाब ये डायग्राम जो है वो यहाँ पे वो डायग्राम से इससे भी शो करवा रहा है, ये एक पार्टिकल है जिसके ऊपर फोर्स लगी है, और वो फोर्स जो है वो इस तरह से क्या होती है, मूव होती है। ये जो आपको इस तरह से एक वेव नजर आ रही है, इस वेव को हम कहते हैं साइनोसॉइडल वेव। ये साइन वेव, साइनोसॉइडल, ये वेव की एक टाइप है, ग्राफिकल टाइप है साइनोसॉइडल वेव। वेव की और फर्दर और भी टाइप्स हैं, वो मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन ये वाली जो है वो साइनोसॉइडल वेव है जो आपको वो शो करवा रहा है। इसके बाद वो कहता है जी हाउएवर द पार्टिकल देमसेल्व्स डू नॉट मूव अलोंग विद द वेव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वेव का, जो हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से जो है वो क्या करते हैं, उसको प्रूव भी करते हैं। स्टार्ट में जो एसएलओ थे उसमें मैंने दिखाया कि उसमें लिखा हुआ था प्रूव दैट हाउ वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। मैटर क्या चीज है, मैटर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो इसमें वही बात वो कर रहा है कि ये हमें बताता है कि किस तरह से पार्टिकल जो है वो खुद मूव नहीं करते, पार्टिकल बेसिकली वाइब्रेशन को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, खुद मूव नहीं करते। दे सिंपली ऑसिलेट अराउंड द ओरिजिनल पोजीशन। ऑसिलेट का मतलब क्या है, वाइब्रेशन, एक जगह दूसरी जगह इस तरह एक ही मेन पॉइंट के गिर्द जो है वो क्या करना, वाइब्रेट करना, दैट फिनोमेना इज नोन एज ऑसिलेशन। फिर उसके अलावा नेक्स्ट वो आपको बता रहा है कि जनाब किस तरह से यही वेव जो है वो आपके पास ये सिंपली क्या करती हैं जनाब, पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट इसमें आ गया, अच्छा यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन। फिर वो कहते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन अ ट्विग इज ड्रॉप्ड इनटू द स्टिल वाटर। पानी है आपके पास, ठीक है, एक टब के अंदर पानी है, आप उसके अंदर कोई पत्थर फेंक देते हैं, ठीक है। पत्थर फेंकने से क्या हो रहा है, वो वेव्स उसमें प्रोड्यूस हो रही है, जिस तरह से वो यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। ये वेव्स बेसिकली क्या है, ये वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं आपके पास बाय द मीन ऑफ ए फोर्स। आपने पत्थर फेंका है, उस पत्थर ने क्या किया है, इसके अंदर ये वेव जनरेट कर दी। ये वेव्स आपको जो इस तरह से नजर आ रही है, ओके, ये बेसिकली वो वेव प्रोड्यूस हुई है आपकी फोर्स से। दीज रिपल कैरी एनर्जी आउटवर्ड येट द वाटर एंड द ट्विग रिमेन मोस्टली इन प्लेस। आप देखें पानी उधर ही है, लेकिन ये वेव एक जगह से दूसरी जगह आपकी ट्रेवल कर रही, एनर्जी ट्रेवल कर रही है, को एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। आपने टब के अंदर इस तरह से पानी रखा हुआ है, एक साइड पे आप कोई पत्ता, कोई लीफ जो है वो रखे, दरमियान में पत्थर फेंके, वो वेव जनरेट होगी, और वो जो पत्ता था, जो पहले साकन था वहां पे रुका हुआ था, रेस्ट में था, वो मूव करना शुरू हो जाएगा। इस पानी तो वहीं पे है, पानी तो नहीं वहां पे उठ के गया और वहां पे खाली जगह होगी, ऐसा तो नहीं हुआ ना, पानी उधर ही मौजूद है, लेकिन वेव और एनर्जी उस तरफ ट्रांसफर हो गई है। ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा ये शो करता है कि किस तरह से जनाब ये एनर्जी जो है वो हमारी एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। फिर वो कहते हैं अ सिमिलर इफेक्ट अकर विद साउंड वेव। साउंड वेव में भी इस तरह से होता है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेसिकली तो आप तक आवाज आ रही है। लेट्स से मैं अगर किसी चीज के, ये बेसिकली इस फिनोमेना में एक और एग्जांपल भी बड़ी जबरदस्त दी जाती थी, वो ये थी कि कैंडल लेट्स से अगर जल रही है आपके सामने, आप उसके ऊपर जो है ऊंची आवाज से उसके ऊपर चीख मारे, वो कैंडल जो है वो फ्लिक करना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, वो फ्लिक जो करती है वो क्यों करती है फ्लिक, वो बेसिकली आपकी साउंड वेव जाके उसके ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। वो डिस्टर्बेंस जो है, वेव्स की डिस्टर्बेंस, जो एनर्जी आपने ट्रांसफर की, वो फ्लिक का उसको फ्लिक करने पर मजबूर करती है। और एनर्जी बेसिकली जब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कहते हैं, और वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर करती है जरा वो भी आप देख लें। देखें वेव जो है वो आपके पास बेसिकली, हम साइनोसॉइडल वेव की बात करते हैं। इन वेव्स के अंदर छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं। ये एनर्जी पैकेट्स जो है उनको मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। इनको एनर्जी पैकेट्स या क्वांटा ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स हैं, इनको क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी, ओके, ये क्वांटा ऑफ एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह। अब ये एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, ये जाके उसके ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसको लगते हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, एंड देन स्ट्राइक करने से क्या होता है, उसमें फ्लिकरिंग होती है, ओके।
फिर वो कहते हैं व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड it create vibration that travel through the air as sound wave. Okay, the air particle do not move towards our ear, instead they vibrate in place to pass the energy forward. Okay, यानी वो ये जो हम गिटार की एग्जांपल दे रहा है, गिटार की एग्जांपल, तो उसमें वो यही बात बता रहा है कि किस तरह से गिटार की जो वाइब्रेशन है, आप उसको जब मूव करते हैं, उसकी स्ट्रिंग्स को मूव करते हैं, तो वो एयर के पार्टिकल्स हम तक नहीं आते, बल्कि एयर के पार्टिकल्स वेव को ट्रांसफर करते हैं और वो आवाज हम तक आती है। ठीक है ना, वहां से एयर चल के हम तक नहीं आती, बल्कि वेव हम तक आती है। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपके पास नीचे वो उसने वही बात कर दी है जो हम बेसिकली करना चाह रहे थे। वो क्या है, वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। इन तमाम एक्सपेरिमेंट से हमें ये साबित होता है कि वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। ठीक है, अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कह सकता है कि जनाब write any example to prove that waves transfer energy without transferring matter। ठीक है, ये आपके पास आ गया जनाब, विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपसे ये कहेगा कि जनाब कोई एग्जांपल बताएं मुझे कि जिससे ये साबित हो सके कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं और मैटर को ट्रांसफर नहीं करते। आप पानी वाले जो उसकी टब की एग्जांपल दे सकते हैं, आप इसमें गिटार की एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप एग्जांपल्स को यूज कर सकते हैं फॉर योर और उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर इसके बाद बच्चों आपके पास इसकी टाइप्स आती है। ये गिटार की वो एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ठीक है, एंड देन आपको आगे बता रहे हैं जनाब वो एक और वाटर वेव एक्सपेरिमेंट है। ये बेसिकली इसको हम कहते हैं रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर भी वो वेव के बारे में ही बताता है कि जनाब किस तरह से वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है और पैटर्न किस तरह से बन रहा है वेव के। बेसिकली यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है, वेव के पैटर्न को शो कर रहा है। ओके, ये रिपल टैंक बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर जो है वो ये एक आपका यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक बॉक्स है इस तरह का। ठीक है, इसके अंदर पानी है और पानी बिल्कुल शैलो है, यानी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बिल्कुल शैलो सी लेयर है वाटर की। और इसमें एक ये जो है ना वो उसने लेडर उसकी रखी हुई है, लकड़ी का एक पीस है, टुकड़ा है, जिसके ऊपर एक छोटी सी मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर है। और जैसे इलेक्ट्रिक मोटर चलती है ये पीस जो है ये मूव करता है, वाइब्रेट करता है। इसकी वाइब्रेशन से तो पानी के अंदर जो है वो वेव जनरेट होती है। ये वेव नजर आ रही है ना आपको, ये जिस तरह से बनाई वेव जनरेट होती है। ये वेव जो है ये बेसिकली क्या बनाती है, नीचे एक इमेज बनाती है। ये नीचे आपको इमेज नजर आ रहे हैं ये वाले, ये वेव जो है वो नीचे इस तरह के इमेजेस क्रिएट करती हैं। ओके, ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था। पुरानी बुक में इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता था, लेकिन इसमें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, वो आपको अगर बताएगा। इसमें वो यहाँ पे ये वो चीजें एक्सप्लेन भी कर रहा है। A simple and effective way to understand wave motion is through an experiment using a ripple tank। इस जो इस असेंबली है, इस असेंबली का नाम जो है, इंस्ट्रूमेंट का नाम रिपल टैंक है। In this setup a shallow tray, okay, ये ट्रे है filled with water to a uniform depth। यूनिफॉर्म डेप्थ जो भी मैं बता रहा था, शैलो डेप्थ है आपके पास। A bar connected to a motor, जो मैं अभी ये आपको बता रहा था। ठीक है, vibrates up and down gently on the water surface। This disturbance generates ripples or wave। Ripples भी basically waves ही उनको कहा जाता है। Wave crust that spreads outwards across the water surface। ओके, ये वाटर सरफेस में वेव प्रोड्यूस करता है और नीचे जो है वो फिर हमें क्या नजर आती है, ये मीटर रूल हमने लगाया हुआ है, नीचे हमें वेव पैटर्न, वेव का पैटर्न नजर आता है ये वाला। ओके, ये अभी जो इसने क्रस्ट की बात की, ये अभी मैं क्रस्ट के बारे में आपको बताता हूँ जरा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि क्रस्ट बेसिकली क्या चीज है, इसमें क्रस्ट की वो क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, या नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बच्चों वो 12.2 है, टाइप्स ऑफ वेव। ओके, टाइप्स ऑफ वेव के ऊपर जाने से पहले मैं आपको चंद वेव के बारे में चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ कि वेव जो है वो, और ग्राफिकल जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये आपका साइनोसॉइडल वेव है, तो मैं उसके बारे में भी आपसे बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ
ताकि हमें जो है वो वाइट स्पेस मिल जाए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ ओके, अब सही है जी। तो वेव के बारे में मैंने बताया, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। चले जी, वेव की डेफिनेशन का हमें पता चल गया। वेव की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये मैं अब यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ग्राफिकली वेव्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? बेसिकली इसकी तीन टाइप्स हैं ग्राफिकल। नंबर 1 आपके पास आती है साइन वेव। साइन वेव जो अभी मैंने पीछे आपको बताई थी ना, साइनोसॉइडल, उसका जो शॉर्ट नेम है वो साइन वेव है। साइन वेव जो है वो आपके पास जो है वो इस तरह से होती है। ओके, ये साइन वेव है, इस तरह से साइन वेव आपके पास होती है। फिर नंबर 2 पे आपके पास आती है, ये नंबर 1 है। नंबर 2 आपके पास आती है साइन वेव के बाद साटूथ वेव। साटूथ वेव, साटूथ वेव जो होती है वो बच्चों आपके पास होती है इस तरह, इस फॉर्म। ये साटूथ फॉर्म, ठीक है, ये आरे के वो जो दांत होते हैं उनकी तरह की होती है, तो इसलिए साटूथ वेव कहा जाता है। नंबर 3 पे आपके पास बच्चों आती है, नंबर 3 पे होती है हमारे पास स्केयर वेव। स्केयर वेव ये हायर, ये जो स्केयर वेव है और जो साटूथ वेव है ये हायर फिजिक्स के अंदर आप लोग जो है वो पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम साइंस और साइनोसॉइडल के ऊपर बात करेंगे। जो स्केयर वेव है होती है वो बेसिकली इस तरह से होती है। इसको डिजिटल वेव भी कहा जाता है और ये स्केयर वेव होती है। ओके, ये बेसिकली इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मजीद हम डिटेल जो है वो इस साइन वेव के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जो ज्यादातर वास्ता पढ़ना है वो इस साइन वेव से पढ़ना है। सबसे पहले आप ये इसकी कंपोनेंट की बात करते हैं, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस कंपोनेंट को कहते हैं क्रस्ट। ये क्रस्ट है, ऊपर वाला पोर्शन। ओके, यहां से लेके यहां तक ये जो अपर वाला अपर सेक्शन है, ये बेसिकली इसको एक लाइन कंसीडर करेंगे। ये एक लाइन है। ओके, ये लाइन है जो ब्लैक वाली मैंने इसीलिए उसकी एक मार्जिन, ये अपर वाला, इसकी को पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं। हाफ साइकिल। ओके, इस लाइन से नीचे वाला जो होता है इसको नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। हाफ साइकिल। ओके, अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है दिस वन, अपर जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको क्रस्ट, नीचे वाला मैक्सिमम पॉइंट इसको हम कहते हैं ट्रफ। ट्रफ। ओके, ये इसको ट्रफ कहते हैं। ये बात यहां तक कंप्लीट होगी। अगली बात, ये पॉइंट जो यहां से लेके ये यहां से लेके यहां तक, ये एक वेव कंप्लीट हुई है इस तरह से, ये एक वेव कंप्लीट हुई है, इसको कहते हैं एक कंप्लीट वेव। ओके, और यहां से लेके, यानी अगर मैं इसके ऊपर ये बनाऊं, यहां से लेके यहां तक, एक क्रस्ट से लेके ये इस 0 पॉइंट से लेके दूसरे 0 पॉइंट तक का, या यहां से लेके इस पॉइंट से लेके ये इस पॉइंट तक, अगली वेव के इस पॉइंट तक का, दिस डिस्टेंस इज नोन एज वेव लेंथ। क्या इसको कहते हैं? वेव लेंथ। इसको कहते हैं हम वेव लेंथ। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का, या एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ तक का डिस्टेंस आप लगा सकते हैं, या एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ है, इन तीनों चीजों का नाम है वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा, ठीक है, ये वर्ड जो है ये क्या है? लैम्डा। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से बना होता है। इसको थोड़ा सा मैं साइड पे बड़ा करके बनाया, तो ये बेसिकली ऐसे और इस तरह, ये लैम्डा इस तरह से बनाया जाता है। ओके, ये आपके पास बच्चों इसके बारे में। अच्छा, मजीद एक और चीज, एक और पैरामीटर भी है इसके अंदर। वो पैरामीटर है ये वाला, ये दिस वन। ये जो आपके पास लेंथ होती है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड। ओके, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेव की का एम्पलीट्यूड है। ओके, और अगर वेव जो है वो एक दूसरे के पास पास होती है तो वो बेसिकली उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जो है वो आगे चल के वैसे पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो साथ साथ इसका पता चल जाए। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन करता है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की। लेट्स से ये जो हमारी
आती है, 220 वोल्टेज आता है हमारे पास, बिजली आती है घरों में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इलेक्ट्रिसिटी की कितनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अब इस बात का क्या मतलब 50 हर्ट्ज का, 50 हर्ट्ज का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिकल जो ये आपका बल्ब ऑन होता है घरों में, ये बेसिकली 50 टाइम्स ऑन और 50 टाइम ऑफ होता है। क्योंकि ये स्पीड बहुत ज्यादा है और ये 1 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, 1 सेकंड में ऑन ऑफ होने की बात है, 50 टाइम्स ऑन 50 टाइम ऑफ होता है, ये स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें महसूस नहीं हो रही होती, ठीक है ना। ये हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है। 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होंगी वो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, ये फिनोमिना जो है आगे चल के हम बहुत ज्यादा इसको डिस्कस भी करने वाले हैं, डिफरेंट मोड में जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ये बात याद रखें कि फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड है, रिपीशन पर सेकंड है, 1 सेकंड में जितनी रिपीशन हो रही है बेसिकली वो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। खैर आगे चलते हैं, बेसिकली हम जो हमारा मेन इसके अंदर था टाइप्स वाली बात, ठीक है। टाइप्स के बारे में हम समझते हैं कि टाइप्स कितनी है वेव्स की। तो बेसिकली वेव की जो मेन टाइप है वो मेन है दो टाइप कौन कौन सी है मेन, एक होती है आपके पास मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं ताकि हमारे पास जरा ना रूम बन जाए जगह के लिए। हाँ ठीक है, दो मेन टाइप है, नंबर 1 आपके पास है मैकेनिकल और नंबर 2 आपके पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, अब मैकेनिकल वेव क्या है, इसके बारे में जरा हम पहले पढ़ लेते थे, हम बुक से देखते हैं कि बुक क्या कहती है इसके बारे में। मैकेनिकल वेव बेसिकली वो वेव्स होती हैं जो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। अच्छा, ये मीडियम बीच में से किधर से आ गया, मैंने स्टार्ट में बताया था कि वेव के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, हमने देख लिया प्रोड्यूस कैसे होती है डिस्टर्बेंस की वजह से, हमने उसके वेव के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस कर लिया। अब अगली बात है उसके ट्रेवल की, प्रोपगेशन की, एक जगह से दूसरी जगह मूव होने की, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। उसके एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, मूवमेंट के लिए अगर तो वेव को मूवमेंट के लिए मीडियम चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई सहारा चाहिए, तो ऐसी तमाम वेव को हम कहते हैं कि वो कौन सी टाइप है वेव की, मैकेनिकल वेव है। और अगर वेव को अपनी मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल के लिए, ट्रांसफर के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बिना किसी ऑब्जेक्ट के वेव आप तक पहुंच जाती है, उस वेव की टाइप को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब शॉर्ट फॉर्म में जरा हम इसका एक बुलेट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ये है जी मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट। ओके, और ये मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ओके, ये डिपेंड नहीं करती मीडियम के ऊपर। अब मैकेनिकल वेव का डेफिनेशन था, इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। तो मैकेनिकल वेव में ऐसी कौन कौन सी आपके जहन में आ रही है जो कि मीडियम डिपेंडेंट होती है, साउंड वेव, साउंड को आप तक पहुंचने के लिए बीच में मीडियम एयर है। ओके, एयर है, बेसिकली एयर के मॉलिक्यूल हैं जो कि वाइब्रेशन कर रहे हैं और मेरी आवाज आप तक आ रही है, क्लास तक आ रही है। ओके, तो साउंड वेव कौन सी है, साउंड वेव, वाटर वेव। ओके, वाटर वेव में जो एनर्जी एक जगह से जो वाटर वेव वो जो है आपके पास बाई द मीन ऑफ एनी मीडियम आ रही होती है। नंबर 2 पे है आपके पास इलेक्ट्रो, इसकी एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट वेव कौन सी है, लाइट, रेडियो वेव। ओके, अब लाइट वेव, रेडियो वेव की जो मैंने बात की, आप जरा देखें डेली लाइफ में हम देख रहे हैं सूरज से रोशनी हम तक आ रही है। अब सूरज से लेके जमीन तक पहुंचने के लिए जो लाइट आ रही है, बीच में जो है वो क्या है, बीच में वैक्यूम है, बहुत सारा पोर्शन जो है वो वैक्यूम का है। और वैक्यूम के अंदर एयर होती है, नहीं होती। वैक्यूम के अंदर कोई गैस मौजूद है, नहीं। वैक्यूम का मतलब ही है नथिंग, यानी वहां पे कुछ भी मौजूद नहीं है। जब कुछ मौजूद नहीं है, अगर ये जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं हवा उसमें खला में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो ये अपनी ये साथ साथ में मौजूद हो तब भी इनको आवाज नहीं है, एक दूसरे तक आवाज नहीं आती, जैसे हम नॉर्मली यहाँ पे अर्थ पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कि खास किस्म के माइक्रोफोन्स हैं वो यूज करते हैं और सिग्नल भेजते हैं, तब जाके जो है वो इनकी आवाज एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल करती है, एक दूसरे बंदे तक पहुंचती है। ठीक है,
यहां से भी हमें पता चल जाता है कि साउंड वेव जो है मैकेनिकल है और मीडियम डिपेंडेंट है, लेकिन लाइट हम तक रोजाना पहुंच रही है, ठीक है, और प्रॉपर स्पीड से पहुंच रही है, प्रॉपर उसकी एनर्जी भी उतनी ही है, लाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे दरमियान में कोई मीडियम हो चाहे ना हो। यहां से हमें पता चलता है कि लाइट वेव जो है वो आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे आप जो जब अपने फोन पे बात कर रहे होते हैं तो हमारे जो फोन के सिग्नल्स हैं वो सैटेलाइट तक जाते हैं। सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट एक वहां से दूसरे ऑब्जेक्ट पे पहुंचा रहे होते हैं, दूसरे सैटेलाइट को, और हमारे दूसरे कंट्री के अंदर जो है वो पहुंचा रहे होते हैं हमारे सिग्नल। बेसिकली वहां पे भी दरमियान में वैक्यूम है, और वैक्यूम के अंदर जो है वो रेडियो वेव ट्रेवल कर सकती है। इसका पूरा एक स्पेक्ट्रम है, कौन कौन सी वेव जो है वो इस तरह से ट्रेवल करती हैं, जो नहीं, वो भी स्पेक्ट्रम भी हम आगे मतलब पढ़ेंगे। फिलहाल हम टॉपिक के ऊपर रहते हैं और हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, वैसे ये जो लाइट की बात यहाँ पे हो रही थी कि लाइट सन से हम तक पहुंची, वैसे कितनी देर में पहुंचती है लाइट हम तक? ये तकरीबन हमारे पास सन से लेके लाइट जो है वो सन से अर्थ के ऊपर लाइट जो है वो तकरीबन 8.25 मिनट्स में पहुंचती है, मिनट, ओके, ऑलमोस्ट 8.25 मिनट में लाइट जो है वो हम तक पहुंचती है। ये बेसिकली यहाँ से हम उसकी क्या कहें, सन की अर्थ से जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। वैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। खैर, मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, मैकेनिकल वेव्स के बारे में बुक क्या कहती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। जो मैं अभी बात कर रहा था, आपने इसको अंडरलाइन करना है, सच एज एयर, वाटर और सॉलिड मटेरियल टू ट्रेवल। आ गई ना वही बात। फिर उसके बाद दीज वेव्स कांट पास थ्रू वैक्यूम। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि मैकेनिकल वेव्स हमारे पास वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती लाइक साउंड वेव, बिकॉज दे रिले ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ये मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम किस चीज से बनता है? एटम से मिलके, पार्टिकल से मिलके बनता है, पार्टिकल की वाइब्रेशन के ऊपर हो रहा है। मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स एंड pass energy along the even through the particles themselves do not move with the wave। ये बात तो खैर उसने वही दोबारा से रिपीट की है कि जनाब पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं लेकिन खुद ट्रांसफर नहीं होते, खुद वो कहीं पे भी नहीं जाते। ओके, आगे वो कहते हैं अ सिंपल वे टू ऑब्जर्व दिस इज बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ रोप। अब ये वो रस्सी की एग्जांपल, रोप की एग्जांपल दे रहा है कि आप रोप को मूव करें तो वो रोप जो है वो उसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो जाती है। रोप का ये वाला सिरा तो मूव नहीं करता ना दूसरी साइड पे, लेकिन उसके अंदर जो है वो वेव्स ट्रैवल करना शुरू कर देती है। ये पीछे जो है वो इसकी एग्जांपल, ये दिस वन, ये डायग्राम के अंदर बना दिखा रहा है। आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये वेव जो है इस तरह से क्या हो रही है, आपके पास ट्रेवल हो रही है, और ये पार्टिकल्स हैं जो अप एंड डाउन और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास बच्चों, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक दे रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दे रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी जो मैं आपको बात बता रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी हैं जो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और मीडियम का इनके ऊपर कोई असर नहीं है, ये उसके बगैर भी ट्रेवल कर लेती है। स्पीड इनकी वही थी जो मैंने आपको बताई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी हैं उनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये क्या कहता है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव्स बिकॉज, यहां से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में बात की, दीज वेव्स कैन मूव थ्रू एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस कौन सी होती है? वैक्यूम, ये भी मैं पहले आपको बता देता हूं। दैट इज व्हाई सनलाइट एंड अदर टाइप्स of radiation from the sun able to reach earth through space। आ गई ना वही बात कि जिसके अंदर हमें क्या कहता है कि जनाब किस तरह से आपके पास अर्थ से जो है वो ट्रेवल कर सकती है, वॉइस कह रहा हूँ, लाइट जो है वो ट्रेवल करके हम तक आ रही है। यहाँ पे वो आपको सिग्नल्स के बारे में बता रहा है कि एंटीना किस तरह वर्क करते हैं और ये टावर किस तरह वर्क करते हैं, जो मैं आपको एग्जांपल पहले बता चुका हूँ। बेसिकली वो क्या कह रहा है यहाँ पे देखें, वो कहता है जी रेडियो वेव। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स के अंदर रेडियो वेव की एग्जांपल यहाँ पे दी थी ना। आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3, ये देखें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कितने होते हैं बेसिकली? ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बनता है।
एक सेकंड में आपके पास 3 इंटू 10⁸ बनता है, और अगर आप इनको नॉर्मल देखें तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाते हैं हमारे ये सिग्नल। जो मैं आपको बता रहा था कि इतनी स्पीड में, यानी माइक्रो सेकंड में किस तरह से हो रहा है, वो बेसिकली ये था, उसकी स्पीड की वजह से ऐसा हो रहा था। ओके, फिर उसके बाद वो, यानी ये इसके सिग्नल की बात कर रहे हैं। अगेन एग्जांपल्स में वही जो मैं अभी आपको इतनी सारी एग्जांपल दे चुका हूं, वो बता रहा है कि वेव इंक्लूड रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी उसकी एग्जांपल्स है। यानी आपके पास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स वो पूछता है तो ये तमाम एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले रेडियो वेव है, माइक्रो है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। ये बेसिकली एक पूरा स्पेक्ट्रम है, लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम है। उस स्पेक्ट्रम के बारे में जो मैं अभी कह रहा था, लाइट वेव, वो बेसिकली विजिबल लाइट वेव, ये वाली एग्जांपल। तो ये बेसिकली यहां से लेके यहां तक आपने क्या करनी, इनकी एग्जांपल्स भी लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियो वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सॉरी रेडियो वेव नहीं, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपने इसको इसके डिफरेंस में इनकी डेफिनेशंस लिखें, उनकी एग्जांपल्स लिख दें। फिर इसमें जो एग्जांपल्स है वो आप ये वाली लिख सकते हैं। रेडियो वेव और जो दूसरी मैकेनिकल वेव थी, उनकी एग्जांपल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वेव्स इन अ स्ट्रिंग, वेव्स इन अ वाटर, साउंड वेव, इट्स। ओके, फिर वो अगली बात बच्चों कर रहा है, ये देखें वही बात आ गई, वो नीचे वो आपको ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से आप जो है वो क्या, ये इसकी स्पीड कितनी होती है दिस पर, ठीक है, जो मैं आपको 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड कह रहा था। यहाँ पे वो कह रहा है दीज वेव डिफर इन देयर वेव लेंथ। वेव लेंथ बेसिकली अभी बताया था आपको कि किस तरह से उसकी वेव होती है। ये बेसिकली वेव लेंथ का जो पैटर्न है, अगर हमें थोड़ी सी वाइट जगह मिल जाए, दिस वन, ये है आपके पास पैटर्न। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर वो जो पीछे वाली बातें हैं वो सारी आपको समझ आ जाएंगी कि क्या बातें असल में मैं कर रहा था। मैं स्पेक्ट्रम की जो बात कर रहा था तो स्पेक्ट्रम यही था, ठीक है। यहाँ पे देखें जरा, इसको जरा हम मजीद अच्छे से एलेबरेट करते हैं। देखें, ये आपके पास टोटल एक स्पेक्ट्रम होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं विबगॉयर, सॉरी विबगॉयर नहीं है, ये बेसिकली स्पेक्ट्रम है। विबगॉयर आता है विजिबल लाइट, ये जो विजिबल लाइट का इतना सा पोर्शन है, इतना सा पोर्शन, ये कलर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये जो रेनबो के कलर्स होते हैं, 7 कलर्स है विजिबल लाइट के अंदर, वो कलर्स हैं। मैं बेसिकली उनके बारे में बात करता हूँ। पहले आप जरा ये देखिए इस पैटर्न को गौर से, यहां से स्टार्ट हो रहा है रेडियो वेव से, यानी रेडियो वेव से स्टार्ट होके, रेडियो वेव से स्टार्ट होके गैमा रेडिएशन तक। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ वेव के दरमियान में स्पेसिंग बहुत कम है, ये और कम कम ज्यादा बड़ी होती जा रही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेव के दरमियान में जो स्पेसिंग है, वेव लेंथ है, सबसे बड़ी वेव लेंथ है वो रेडियो वेव की। ये रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है, ये ऑलमोस्ट कितनी होती है, 5 किलोमीटर की होती है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की होती है। फिर इसी तरह से ये कम होती है, ये माइक्रोवेव होती है, ऑलमोस्ट 1 से 3 किलोमीटर की होती है, 1 से 3 किलोमीटर होती है। और आगे फिर कम से कम होती जाती है, नैनो और माइक्रो में चली जाती है, माइक्रोवेव वेवलेंथ चली जाती है। फिर रेडियो के बाद माइक्रोवेव है, फिर विजिबल है, एक्स रेज है, गामा रेज है। एक्स रेज आपने सुनी होगी, जो जिसमें हम डायग्नोज के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं एक्स रेज को। अच्छा, विजिबल लाइट के कलर के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट चले पहले जरा ये अगर डायग्राम में देख लें, रेडियो वेव कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, उससे ऊपर एप्लीकेशन भी लिखी हुई है। रेडियो वेव आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, सिग्नल वगैरह के अंदर यूज होती है। माइक्रोवेव जो है वो माइक्रोवेव अवन के अंदर इस्तेमाल होती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहां से लेके यहां तक जो है एनर्जी भी इंक्रीज होती है। सबसे लो एनर्जी, ये एनर्जी की अगर स्पेक्ट्रम की बात की जाए, एनर्जी कि सबसे लो एनर्जी जो है वो आपके पास रेडियो वेव की होती है, उससे ज्यादा माइक्रोवेव है, उससे ज्यादा इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो गामा रेडिएशन की होती है, ठीक है। और गामा रेडिएशन को आप यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटली दिखा भी रहा है कि कहाँ पे एप्लीकेशन है। ये हम मेडिकल के फील्ड में एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक्स रेज के बारे में वो बता रहा है कि एक्स रेज जो है वो डिफरेंट आपके पास वो डायग्नोज करने के लिए बेसिकली जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो आपके पास विजिबल लाइट है वो सन से आती है, फायर वगैरह से विजिबल लाइट आती है, माइक्रोवेव ये वाली होगी। अब विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम की बात हम करते हैं। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम बेसिकली बच्चों आपके पास होता है विबगॉयर, विब गेयर, गेयर,
ये है आपके पास विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। विबग्योर, ठीक है। विबग्योर क्या चीज है जी? ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी इसको याद रखना। विब वी जो है ये वायलेट, ठीक है। ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये बच्चों इस तरह से आपके पास विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। यानी ये जो स्पेक्ट्रम है ये बेसिकली आपके पास इस तरह से होता है विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो आपको कलर्स रेनबो के अंदर नजर आते हैं वो बेसिकली कलर्स जो हैं वो इसी तरह से होते हैं। उनके अंदर भी तमाम जो है वो कलर्स इसी डायमेंशन के साथ दिखाए गए होते हैं विबग्योर के पैटर्न में। ओके, सबसे पहले आपके पास वायलेट आता है। वायलेट से इस तरफ अगर जाएंगे तो आपके पास अल्ट्रा वायलेट आएगा, यूवी जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। ये आपके पास बेसिकली इस तरह ये वाला जो रीजन है ये अल्ट्रा वायलेट के लिए आता है, ठीक है। फिर इसी तरह से रेड से इस तरफ जाएंगे तो ये IR रीजन आता है, इंफ्रारेड। ओके, यानी एक्सरे से पहले आपके पास कौन सा आता है? इंफ्रारेड रीजन आता है। ये बेसिकली इसके अंदर इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बट खैर इंफ्रारेड रेडिएशन आती है। ये आपने भी गोयर कलर को भी याद रखना है कि कलर उसके कॉम्बिनेशन। वेवलेंथ जो है, अगर उनकी वेवलेंथ की बात की जाए तो वेवलेंथ बेसिकली इसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर और रेड की होती है 300 नैनोमीटर। ये आप लोगों ने उसके ऊपर मार्क करना है, 300 से लेके 700 नैनोमीटर। 300 है, इसकी 300 से ज्यादा है, 350 ऑलमोस्ट होती है। फिर इस तरह से ज्यादा ज्यादा करते करते 300 से 700 नैनोमीटर की तरफ होती है। एमसीक्यू के अंदर वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ विजिबल वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन की वेवलेंथ आपने क्या बतानी है? 300 से 700 नैनोमीटर। इन मोर सम केसेस 350 से लेके 700 भी लिखा होता है, 750 भी लिखा होता है, बट जो मेन है वो बेसिकली 300 से लेके 700 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। ओके, ये वाली बात भी आपने बच्चों याद रखनी है। ऊपर जो आपको दे रहा था इसके अंदर वो सारी इसके बारे में बात कर रहा था। फिर उसके बाद range of these all these electromagnetic waves is called electromagnetic spectrum। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा है कि जनाब जिस रेंज ऑफ, आपने लिखना है रेंज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर डेफिनेशन आती है और उस स्पेक्ट्रम के लिए आपको ये वाला स्पेक्ट्रम बनाना पड़ेगा। आप उसके अंदर बताएंगे कि किस तरह से ये स्पेक्ट्रम जो है वो है रेडियो वेव, माइक्रो है, विजिबल है, एक्स रेज है, गामा रेज है, अल्ट्रा वायलेट है या इंफ्रारेड। ये स्पेक्ट्रम भी आपको पूरे का पूरा है वो क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास आ जाती है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, मैंने आपको अभी मेन जो दो टाइप्स बताई हैं वो है वेव की मेन टाइप। कौन कौन सी है आपके पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और मैकेनिकल वेव्स है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि मैकेनिकल वेव्स की आगे फर्दर कितनी टाइप्स होती है। तो मैकेनिकल वेव्स की बच्चों आपके पास जो टाइप्स है वो है दो टाइप मेन, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। दिस वन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। अगर आपसे सवाल आता है राइट डाउन या एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, तो आप लोगों ने इन दो टाइप्स को लिखना है, ठीक है। जो मेन अगर वो कहता है राइट डाउन या एक्सप्लेन या स्टेट टाइप ऑफ वेव, तब आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक्सप्लेन करना है। और जब वो मैकेनिकल का पूछता है तो तब आपने इन दोनों को, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव बेसिकली ऐसी वो वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। अगर आप जैसे वाटर वेव है, आपने पत्थर फेंका, वेव जो है वो इस तरह से क्या मूव करती हैं? ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव आगे की तरफ, ये इस तरह से वेव मूव कर रही है। इस तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेव मूव करती है तो ये ट्रांसवर्स वेव होती है इस तरह। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है अप वर्टिकल, अप एंड डाउन, ठीक है। ये इस तरह से मूव करती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास होती है। अब जो मैं वेव के बारे में जितने मैंने उसके कंपोनेंट्स बताए थे वो सारे कंपोनेंट्स वो यहाँ पे उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। आप ये देखें, ये एम्पलीट्यूड बता रहा है कि ये जनाब आपके पास एम्पलीट्यूड होता है, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट है, ये आपके पास ट्रफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेवलेंथ है या यहाँ से लेके यहाँ तक वेवलेंथ होती है, यहाँ तक ये देखें यहाँ स्टार्ट हो गई, ये पूरी एक वेव होती है, टाइम है, एम्पलीट्यूड है, क्रस्ट ट्रफ, वो सारे एक पैरामीटर जो पैरामीटर को बता रहा है। खैर मैंने आपको वो पहले बता दिया।
ट्रांसवर्स वेव के बारे में मैंने वैसे इन दोनों की आपको जो है वो एक आइडिया दे दिया है। अब जरा हम बुक से बुक मार्किंग करते हैं। इन ट्रांसवर्स वेव से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल। जो मैंने इस तरह का ये देखिए, ये है, ये राइट एंगल बन रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं टू द डायरेक्शन एट विच वेव इज ट्रेवलिंग। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट अ राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवलिंग। जिस तरह वेव ट्रेवल कर रही होती है उससे राइट एंगल पे होते हैं। दिस परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, जो मैं अभी आपको परपेंडिकुलर बात कर, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कॉज द एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द मीडियम विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये बात वो बार बार करेगा ही करेगा, बिकॉज ये वही जो स्टार्ट वाली बात है कि इसमें पार्टिकल मूव हो रहा होगा, लेकिन कभी भी उसमें क्या होगा, एनर्जी मूव नहीं, और एनर्जी मूव होगी, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। A simple way to observe a transverse wave is by holding one end of the rope। अब रोप की बात कर रहे हैं, रोप को आपने पकड़ के इस तरह से मूव करें तो वो उसमें वेव जो है वो क्या होगी, ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आपके पास जो है वो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेकिन पार्टिकल मूव नहीं होगा आगे। ठीक है, यानी ये आप जिस मोशन उसके बारे में, वेव के बारे में उसने बता दिया जी किस तरह से मूव होती है। While the wave travels horizontal, उसने कहा जी रोप को मूव कर रहे हैं हम इस तरह, ठीक है, लेकिन जो वेव ट्रांसफर हो रही है वो हॉरिजॉन्टल और टू द रोप सेगमेंट मूव वर्टिकल। दिस मोशन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट नोन एज क्रस्ट, लोएस्ट पॉइंट कॉल्ड ट्रफ, जो अभी हम इससे पहले बात कर चुके हैं। An excellent example of the transverse wave is water wave। ठीक है, ये वाटर वेव के बारे में वो बता रहे हैं कि जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जनाब वाटर वेव में ट्रांसवर्स वेव जो है वो होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिस वन, ठीक है, ये एग्जांपल है। The excellent example of the transverse wave is the water wave। As the wave moves forward across the water surface, the water molecules move up and down, okay, or further than along with the wave। Another important example जो है electromagnetic radiation such as light, radio waves, X-ray waves, ये सारी जो है इन वेव्स की बारे में एग्जांपल बता रहा है कि ये कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आपने ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल में आप इनकी लाइट, रेडियो, एक्सरेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी रेडिएशन है और वाटर वेव, ये तमाम एग्जांपल किसकी बनती है बच्चों आपके पास, ये ट्रांसवर्स वेव की बनती है। अब फर्दर लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ आते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मैं आपको बता चुका हूं जो अप एंड डाउन जिसमें मूव करता है, जिसमें वर्टिकली। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन। ठीक है, आपने रस्सी को इस तरह से मूव करवाया है और पार्टिकल भी उसी तरह से मूव करेंगे, यानी जिस तरह आप वाइब्रेशन करेंगे उसी वाइब्रेशन, यहीं से आपने अप एंड डाउन मूव करवाया है रस्सी को, वेव्स भी अप एंड डाउन मूव कर रही है, तो वेव्स उसके क्या है, पैरेलल जा रही है। जबकि ट्रांसवर्स के केस में ऐसा नहीं होता, आप जिस तरह से मर्जी करेंगे वेव्स परपेंडिकुलर मूव करेंगी, आपने उसको चाहे जो है वर्टिकल मूव किया हो। फिर उसके बाद बीच ऑफ द वेव्स इज ट्रैवलिंग instead of moving up and down like in transverse wave where the particles move back and forth along the same path as the energy flow, this creates a region where the particles are close together। ठीक है, as a compression। अब आप देखें एग्जाम्पल, इस डायग्राम से हम समझते हैं, हमने इसके अंदर जो है वो बेल को रैंक किया। ठीक है, ये बेल की जो साउंड है वो इस तरह से, इसी तरह से ये साउंड वेव जनरेट हो गई है यहाँ पे, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इसके अंदर हुआ है। यहाँ पे साउंड वेव जो है हाई है, ये लो है, हाई है और लो है। यही चीज जो है आप देखते हैं बेसिकली जब आप व्हाट्सएप की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के अंदर एक पैटर्न बन रहा होता है ऐसे करके। ये पैटर्न बेसिकली व्हाट्सएप के अंदर जो आपको शो करवा रहा है, ये एक पैटर्न जो बन रहा है, ये बेसिकली हमारी वॉइस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो पैटर्न बनाती है, ये उस तरह का पैटर्न है। आप यहाँ पे अगर देखें तो ये जो एरिया, ये जरा आपको थोड़ा सा गहरा एरिया नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये जरा वेव कम नजर आ रही है। बेसिकली जहाँ पे हम जरा लाउड बोले तो लाउडनेस जो है वो आपकी यहाँ पे शो हो रही है, जहाँ पे कंप्रेशन है वेव की। ये रेयर सेक्शन वाला सेक्शन है जिसके अंदर जो है वेव थोड़ी सी उनके अंदर डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेशन वाला आ गया, फिर उससे आगे, यानी ये वेव्स आपकी इस तरह से जो है वो क्या हो रही होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। अगेन फिर वो अगली बात वो करता है, वो कहता है कि जनाब किस तरह से इंस्टेड ऑफ मूविंग, उसने ट्रांसफर वेव के बारे में बता दिया। अच्छा, दिस क्रिएट्स
रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर नोन एज कंप्रेशन। कंप्रेशन के बारे में अगर वो पूछेगा, पार्टिकल अगर क्लोज टुगेदर होंगे वेव्स के अंदर, अगर पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के नजदीक होंगे तो वो उसको हम कहते हैं कंप्रेशन रीजन। और रीजन वेयर पार्टिकल आर स्प्रेड अपार्ट नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सॉरी रिफ्रैक्शन कह रहा हूं, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ये दो पॉइंट है जहां पे आपके पार्टिकल्स, वेव के पार्टिकल्स नजदीक नजदीक होते हैं, उनको हम कंप्रेशन, और ये आपके पास रेयरफैक्शन जो है वो पोर्शन कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है अ कॉमन एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव्स जो है वो आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव की कॉमन एग्जांपल्स है। साउंड प्रोड्यूस्ड सच एज व्हेन समवन क्लैप his hand, the air molecules near the hand, जब हम क्लैप करते हैं तो हमारे नजदीक जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स नियर द हेड आर फर्स्ट पुश्ड टुगेदर। ओके, यानी जब हम क्लैप कर रहे हैं तो एयर मॉलिक्यूल जो हमारे हाथों के बीच में है वो असल बेसिकली सबसे पहले पुश होते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग कंप्रेशन इमीडिएटली आफ्टर दे spread apart into a rarefaction as the wave continues to move forward। हमारे हाथ से जैसे हम ऐसे किया हमने, वेव जो है वो क्या होनी शुरू हो गई, स्प्रेड होना शुरू हो गई है, अपार्ट वो मूव होना शुरू हो गया, फॉरवर्ड होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही हमारे हाथ में थी वो कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ था। This sequence of compression and rarefaction allows sounds to travel our ears without air itself moving। Okay, तो ये आपके पास वो मैकेनिकल की जो है वो टाइप भी यहाँ पे उसने अगेन एक्सप्लेन कर दी है।